नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि सामाजिक संगठन प्राचीन भारत में कैसा था और सामाजिक संगठन में हम विशेष रूप से इस कड़ी में वर्ण व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत के सामाजिक दायित्वों का निर्वहन समाज के पृथक पृथक वर्गों द्वारा किया जाता था। यह दायित्व वर्ण धर्म कहलाते थे। मनुष्य सामाजिक संगठन से पृथक नहीं था। श्रेष्ठ मनुष्यों से ही आदर्श समाज का निर्माण होता था। भारतीय समाज में मानव जीवन में संस्कारों, आश्रमों, पुरुषार्थों का विशेष महत्व था। इसीलिए भारतीय सामाजिक संगठन में मानव जीवन के आदर्शों को सम्मिलित करके संपूर्ण व्यवस्था को एक सूत्र में वर्णाश्रम व्यवस्था का नाम दिया गया है। भारत के प्राचीन काल में समाज व्यवस्था को धर्म व्यवस्था भी कहा गया था। यहाँ हम वर्ण व्यवस्था का जो अध्ययन है वो इस प्रकार करेंगे कि वर्ण व्यवस्था से हमारा तात्पर्य क्या था। वर्ण व्यवस्था का सैद्धांतिक प्रतिपादन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है, जिसे आधार बनाकर समाज व्यवस्था का प्रतिपादन सूत्र काल में जाकर शुरू हुआ। स्मृति तथा धर्मशास्त्रों में जिस समाज व्यवस्था का प्रतिपादन हुआ वही न्यूनाधिक रूप से आधुनिक युग तक चली आ रही है। यद्यपि स्मृतियों की रचना 12वीं शताब्दी के बाद तक चलती रही, किंतु 9वीं शताब्दी से कुछ पहले स्मृतियों पर टीकाएं लिखी गई। इन टीकाओं की रचना गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद से 19वीं शताब्दी तक निरंतर चलती रही। आगे चलकर भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद भी न्यायालयों में विधि का, जिसे हिंदू लॉ कहा जाता है, आधार मुख्य स्मृतियों की टीकाओं पर ही था। अब हम ये देखेंगे कि ऋग्वेदिक कालिक समाज कैसा था। ऋग्वेदिक समाज व्यक्ति के गुण कर्म पर आधारित था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति के विषय में उल्लेख है कि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र निकले हैं। इस रूपक के माध्यम से विभिन्न वर्गों की वृत्तियां और कर्तव्यों का प्रतिपादन किया जाता है। ब्राह्मण का कार्य अध्ययन करना, यज्ञ करना था। क्षत्रिय का कार्य युद्ध करना, प्रजाजन की रक्षा करना। वैश्यों का कार्य कृषि, पशुपालन, व्यापार आदि, और इन तीनों वर्गों की सेवा शूद्र का कार्य था। इस सूक्त में समाज को एक शरीर के रूप में कल्पित किया है, जिसका मुख ब्राह्मण, भुजाएं क्षत्रिय, जंघाएं वैश्य और पैर शुद्ध है। मुख वाणी का स्थान है, अर्थात ब्राह्मण का कार्य अध्ययन और यज्ञ करना है। भुजाएं शरीर के रक्षक होती है। क्षत्रिय का दायित्व रक्षा के लिए शस्त्र धारण करना है। वैश्यों की उत्पत्ति जंघाओं से बताने के पीछे संभवतः यह विचार रहा है कि जंघाएं शरीर को आधार प्रदान करती है, अतः वैश्य का कार्य कृषि, पशुपालन और अन्य व्यापारों के द्वारा समाज को आधार प्रदान करना है। पैर शरीर का निम्नतम अंग है, इसी प्रकार शूद्र है। उसका कार्य अन्य 3 वर्णों के लिए विभिन्न प्रकार की सेवा का कार्य है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि वर्गों को खुले वर्ग कहा जा सकता है, जो व्यक्ति के गुण कर्म पर आधारित थी, जन्म और जाति के आधार पर नहीं थी। उत्तर वैदिक युगीन समाज कैसा था विद्यार्थियों, इसकी भी चर्चा आवश्यक है। उत्तर वैदिक युग में समाज स्पष्ट वर्णों में विभाजित दिखाई देता है। ब्राह्मण ग्रंथ के विभिन्न याज्ञिक व अन्य अनुष्ठानों के संपादन के लिए विभिन्न वर्णों को अलग अलग निर्देश दिए हैं। उदाहरण के लिए शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि गायत्री मंत्र का पाठ ब्राह्मण को भू से, क्षत्रिय को भूव और वैश्य को स्व से आरंभ करना चाहिए। इन वर्णों की उत्पत्ति इन्हीं शब्दों के जिस क्रम में से ये शब्द, ये मंत्र आए हैं, उसी क्रम से हुई थी। भू से ब्राह्मण, भू से क्षत्रिय और स्व से वैश्य।
यज्ञ में घी डालने के लिए ब्राह्मण को पलाश, क्षत्रिय को ग्रोथ और वैश्य को अश्वत्थ की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मणों को गायत्री मंत्र, क्षत्रियों को त्रिष्टक, वैश्यों को जगती मंत्र का पाठ करना आवश्यक है। इसी प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण में बसंत ऋतु ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों को ग्रीष्म और वैश्यों को शरद ऋतु में यज्ञ करने के निर्देश दिए गए हैं। इस काल में हम देखते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की स्थिति संभवतः अच्छी थी, लेकिन समाज का चौथा वर्ण था शूद्रों का वर्ण निम्नतम वर्ण था। पुरुष सूक्त में इनकी उत्पत्ति विराट पुरुष के पैरों से बताई है। इससे स्पष्ट होता है कि इन्हें आर्यों ने समाज का अभिन्न अंग तो मान लिया था, किंतु उत्तर वैदिक युग में सामान्यतः शूद्र आर्य तक जातियां थी। फिर भी इन पर प्रतिबंध उतने कठोर नहीं थे जितने बाद में जाकर हो गए। शतपथ ब्राह्मण में तो इन्हें याज्ञिक अनुष्ठान में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। अतः अन्य तीनों वर्णों के साथ साथ शूद्र वर्ण का भी उल्लेख सामान्य रूप से होने लगा। तैत्तिरीय संहिता में एक प्रार्थना आती है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को भी प्रकाश से भर देने की कामना की गई है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि शूद्रों को कुछ स्वतंत्रता थी, किंतु उन पर प्रतिबंध कहीं अधिक थे। वे याज्ञिक अनुष्ठान में भाग तो ले सकते थे, लेकिन स्वयं यज्ञ नहीं करवा सकते थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा है कि अन्य तीन वर्णों की सेवा करना इनका कार्य है। पंच महाब्राह्मण में कहा है कि उसे देवता विहीन रचा गया था, अतः वह यज्ञ नहीं कर सकता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लेख है कि ईश्वर ने ब्राह्मणों को गायत्री के साथ, राजनैन को त्रिष्टक और वैश्यों को जगती के साथ ही उत्पन्न किया है, किंतु शुद्धों को किसी भी छंद के साथ उत्पन्न नहीं किया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, शूद्र असत्य है, शुद्ध श्रम है। किसी दीक्षित व्यक्ति को शूद्र के साथ बात नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार हम इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि शूद्र आर्य समाज का अंग होकर भी अन्य वर्णों की तुलना में अत्यधिक वंचित वर्ग था। धर्मसूत्रों के युग में वर्ण व्यवस्था का स्वरूप स्पष्ट हो गया था। विद्यार्थियों विभिन्न ग्रंथों में वर्णों के कर्तव्य, कार्य और परस्पर व्यवहार को लेकर नियमों का प्रतिपादन किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि वर्ग अब सुस्पष्ट वर्णों में गठित हो गए थे। सामान्य रूप से वर्ण अब गुण कर्म पर नहीं, जन्म पर आधारित हो गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वर्णों के परस्पर व्यवहार, खान पान, विवाह आदि को लेकर विधि निषेध का प्रतिपादन हो जाने से एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की नींव पड़ चुकी थी जो लगभग 2 सहस्त्र वर्षों तक जाति व्यवस्था के रूप में चली आई। इस समय अंतराल में सामाजिक व्यवहार के नियम क्रमशः इतने कठोर हो गए कि भारतीय समाज में ऊंच नीच भेदभाव का बहुत बढ़ गया, जिसकी विकृतियों को मिटाने के लिए निरंतर जूझना पड़ रहा था। इति नमस्कार।